देखिए, आज हम रसायन विज्ञान फर्स्ट चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको पार्ट 3 में एफसीसी जालक की संकुलन क्षमता कराई थी और आज कराएंगे बीसीसी जालक की संकुलन क्षमता। बीसीसी जालक की संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता के बारे में हम पढ़ चुके हैं और यहाँ बीसीसी से संबंध है कि हमारा बॉडी सेंट्राइड क्यूबिक सेल होती है और इस सेल में हमें ध्यान देना है कि इसके प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त इसके केंद्र पर भी एक अवयवी कण होता है और उस अवयवी कण को मिलाते हुए हमें इसकी संकुलन क्षमता निकालनी है। तो हम कह सकते हैं कि बीसीसी जालक इस प्रकार होता है। बीसीसी जालक में प्रत्येक कोने के अतिरिक्त एक अवयवी कण उसके केंद्र पर भी होता है और हम इसे नाम दे दें, मानो ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये हमारे एक बीसीसी जालक बन गया और यहां से हम एक त्रिभुज को ऐसे चुने तो यानी ये जो लाइन जाएगी, यहां से एक लाइन जाएगी तो ऐसे करके गुजरेगी। यहां से एक लाइन हम भाई मानो एक रूम है, इसके बीच में केंद्र पर कोई एक अवयवी कण है। यदि इस अवयवी कण को टच करके जाना है तो हमें कमरे के एक ऊपर वाले कोने से दूसरे नीचे वाले कोने पर जोड़ना होगा। तो मानो कोई अवयवी कण यहां है और एक अवयवी कण इस कोने पर है, एक अवयवी कण इस कोने पर है। हमें इसकी संकुलन क्षमता निकालनी है। भाई प्रत्येक कोने पर तो अवयवी कण है ही है। मानो हम इसको ऐसे ले लें तो एक अवयवी कण इस कोने पर भी होगा और तो इस प्रकार हम इसकी क्षमता निकालेंगे। ये हो गया ए बी। इसको सारी भुजाएं, एक घनाकार होता है और घन में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी भुजा हमने ए मान ली, ये भी ए मान लिया, इसको भी ए, इसको भी ए, ये भी ए, सब भुजाओं को हमने ए मान लिया। एक लाइन हमने यहां से ए एफ ऐसे खींच दी, इसको मान लें सी और इसको हम पहले ही बी मान चुके हैं एफसीसी में। ध्यान देना है कि ये क्या है भाई, यदि हम एक त्रिभुज ए बी सी ले लें तो ए बी सी में जो ये क्या होगा, बी के सम्मुख भुजा होगी। बी 90 अंश पर बना हुआ कोण है और 90 अंश के सम्मुख भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। कर्ण कभी भी लंब और आधार का स्क्वायर नहीं होता। भाई मानो ऐसे करके, मानो ये सारी भुजाएं ए हैं, मानो हम ब्लैक बोर्ड को ले लें, ये सभी भुजाएं ए हैं। अब एक लाइन ऐसे यहां से ऐसे खींच दें हम तो वो लाइन कभी भी इनके बराबर नहीं हो सकती। तो उसको हमने पिछले वीडियो में एफसीसी जालक के लिए बी माना था और ये भुजा जो रूम के बीच में होकर अलग से जाएगी इसको हमने सी मान लिया। तो हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज ए एफ सी में, ए एफ सी में जहां एंगल सी बराबर 90 अंश है, एंगल सी बराबर 90 अंश है तो यह आ जाएगा ए एफ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस के सी एफ का स्क्वायर। भाई घन की प्रत्येक भुजा को हमने क्या माना है, ए, तो ये घन की भुजा हो गई ना, ये तो विकर्ण है नहीं, ये दोनों विकर्ण हैं, ये विकर्ण नहीं है एफ सी। तो ए सी इसको हमने माना है सी स्क्वायर बराबर ए सी को हमने बी मान लिया, सी एफ को हमने ए स्क्वायर मान लिया। तो हम कह सकते हैं कि सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। देखो हम पीछे एफसीसी जालक में पढ़ चुके हैं कि बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ये हमने इसको एफसीसी जालक में सिद्ध किया था। एफसी जालक में हमने ये पढ़ा है
तो बी स्क्वायर का मान हो गया 2a² प्लस a²। तो सी स्क्वायर बराबर कह सकते हैं 2 और 1 3a², या सी बराबर कह सकते हैं √3a। अंडर रूड, भाई यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इस पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर लगा देंगे अंडर रूड और इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब ले लेते हैं सी ए एफ बराबर है सी और सी बराबर है 4r, यानी त्रिज्या। देखो वृत्त की परिधि से और केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये भी यहाँ इसका केंद्र होगा, 1r यहाँ हो गई तो 1r इधर हो गई, और 1r इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी भी क्या कहलाएगी r। तो 1 2 3 4r, यानी c बराबर क्या हो गया 4r। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करने पर, यदि दोनों की तुलना करेंगे तो कह सकते हैं c बराबर c, भाई ये भी c है और ये भी क्या है c है, तो हम कह सकते हैं √3a बराबर के 4r और a बराबर 4r बटे √3, या कह सकते हैं r बराबर √3a बटे 4। तो ये आ गया हमारा a और r में संबंध। छात्रों ध्यान देना है कि सबसे जो मेन चीज है वो हमारा a और r का संबंध है। यदि हम a और r के संबंध को निकाल सकते हैं तो हम आसानी से इसके जो रिलेशन है या संकुलन क्षमता है उसको हम आसानी से कर पाएंगे। तो हम निकालते हैं संकुलन क्षमता, और यहां ले लेते हैं BCC जालक में। तो संकुलन क्षमता का सूत्र होता है Z गुणा के 4/3 πr³, यानी एकक कोष्ठिका में प्रभावी कणों का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, और एकक कोष्ठिका घनाकार होता है, घन का आयतन होता है AQ, यानी भुजा का Q, क्योंकि हमने यहाँ भुजा को क्या मान रखा है A, और गुणा के 100%। Z BCC जालक में 8 कोनों पर प्रत्येक 8 कोने पर एक एक अवयवी कण होता है, जिसमें से एक कण प्रभावी होता है, पीछे हम बता चुके हैं, और एक कण उसके केंद्र पर होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के इसमें 2 कण प्रभावी होते हैं, जो कि मैं पीछे टेबल बनवा चुका हूं और उसमें बता चुका हूं कि यहाँ पर हम जो Z के मान हैं BCC में 2 होते हैं, FCC में 4 होते हैं, ECC में 2 होते हैं, और SCC में Z का मान 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि Z का मान कितना है 2, क्योंकि वह इसका एक केंद्र पर था, इसलिए हमें इसको लाइन को यहाँ से लेना पड़ा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। Z का मान 2 गुणा के 4/3 पाई का मान 3.14 गुणा के r² गुणा के 100 बटे AQ, और A का मान कितना यहाँ से देखें भाई √3 है, A बराबर है 4r बटे √3, यानी 4r बटे √3, और इसका भी क्या करना है घन कर देंगे। तो यह आ जाएगा 4 दूनी 8 गुणा के 3.14 गुणा के 100 गुणा के r³ बटे 3 बटे 4 का घन करेंगे तो 4 चौक 16, चौका 64, r की घात 3 बटे इसका आ जाएगा 3 √3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, 8 8 64, और 2 संख्या 2 जीरो से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा केवल 314, और नीचे बचा ये वाला √3 चला जाएगा ऊपर, गुणा √3 का मान होता है 1.732 बटे नीचे क्या बच रहा है केवल 8 बचा हुआ है,
और 8 से हम इसको भाग कर दें तो 8 तिया 24, 8 चौक 32 जा चला जाएगा, 8 तिया 24, यहाँ से बचा 7 74, तो यह आ जाएगा 8 तिया 24, यहाँ से बचा 7 74, 8 ने 72, यहाँ से बचा 2.0, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, गुणा के 1.732। इन दोनों का गुणा करेंगे तो लगभग हमारी जो संकुलन क्षमता आ जाएगी वो 68% आ जाएगी लगभग में। किसके? तो BCC जालक की जो संकुलन क्षमता होती है वो होती है लगभग 68%। देखिए आगे टॉपिक है हमारा, महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हमारा एक दो क्वेश्चन अवश्य आता है बोर्ड एग्जाम में और आने की पूरी संभावना भी रहती है। तो टॉपिक है हमारा एकक कोष्ठिका की विमा संबंधी गणनाएं। देखिए विमाओं के लिए हमें 5 चीजें होती हैं। इसके रिलेटेड में तो घनत्व होता है, एक द्रव्यमान, प्रभावी कणों की संख्या, एक कोष्ठिका का आयतन, और एक अवोगाद्रो संख्या। इन चीजों में ध्यान देना है कि ये 5 चीज से रिलेटेड प्रश्न बनता है हमारा, इन्हीं से संबंधित बनेगा। तो वहां हमें इनमें से 4 चीजें दे रखी होंगी। देखो ये और एक किसी को पूछेगा 5वीं को, तो ध्यान देना। देखो घनत्व को हम D से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को M से डिनोट करते हैं, प्रभावी कणों की संख्या को Z से, और एकक कोष्ठिका का आयतन AQ और अवोगाद्रो संख्या को डिनोट करते हैं Na से। तो ध्यान देना है Na जो होती है अवोगाद्रो संख्या, उसका मान हमारा फिक्स होता है और बाकी के लिए हमें मान निकालने पड़ते हैं। तो जो हमारी संख्या है इन सभी में से हमें एक संख्या का मान होना आवश्यक, 4 का मान हमारे पास होना चाहिए, तब हम 5वें मान को निकाल पाएंगे। इसमें जो अवोगाद्रो है उसको संख्या का हमारा मान होता है, एक निश्चित मान होता है, वो होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। जेड का मान हम बता ही चुके हैं कि BCC में 2, FCC में 4, ECC में 2 और SCC में 1 लगाना है। द्रव्यमान यानी जो हमें धातु या वस्तु जो भी दे रखी होगी उसका द्रव्यमान लगाना है। घनत्व हमें दिया हुआ होगा, एकक कोष्ठिका का आयतन AQ यानी भुजा का Q हमें वहां पर लगाना पड़ेगा। तो ये सूत्र बनता है हमारा घनत्व बराबर, ये घनत्व बराबर होता है Z गुणा के M, घनत्व को हम D से डिनोट करेंगे, बटे AQ गुणा के Na, AQ गुणा के Na, ये हमारा सूत्र बनता है। इस सूत्र को कहते हैं एकक कोष्ठिका की विमा संबंधी गणनाओं को हल करने के लिए सूत्र। और ये सूत्र हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आता है। तो इसी सूत्र से संबंधित हम एक एग्जाम्पल हल करेंगे। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि कॉपर जो है वो FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके कोर की लंबाई, कोर यानी भुजा की लंबाई A का मान दिया है 3.61 × 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहाँ जो पदार्थ है वो दिया है कॉपर, तो कह सकते हैं कि कॉपर का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो 63.5 ग्राम होता है, या म्यू कह सकते हैं उसको हम। और उसके बाद ये FCC जालक में हो रहा है, किसमें है? FCC में। तो FCC में Z बराबर होता है 4, अवोगाद्रो संख्या Na बराबर, तो ये क्वेश्चन में हमें A बराबर दिया है 3.61 गुणा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये मानों को यहाँ रख दें तो Z का मान है 4,
m का मान है 63.5 बटे AQ यानी 3.61 गुणा 10 की घात -8 का घन गुणा Na का मान फिक्स होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। ध्यान देना बेटा कि ये क्या होता है, ये कभी कभी 6.022 बहुत से लोग लिखते हैं, कुछ 6.023 लिखते हैं, तो हम वैसे यहाँ 23 लेकर के चल रहे हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा 8.97 यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस हमें बहुत सारे मिलते हैं। एक तो हमें ध्यान देना है यहाँ से न्यूमेरिकल 2 प्रकार के ही बनेंगे, एक तो मोस्टली इस प्रकार का ज़्यादातर यही बनेगा। यहाँ से हमें 4 मान दिए होंगे जिसमें से 2 मान तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, भाई जेड के मान हमें सब याद होने चाहिए और Na का मान फिक्स होता है। बाकी 2 मान हमें दे रखे होंगे। तो देखो हमें यहाँ पर एक तो कॉपर दे दिया था, तो कॉपर से हमने M का मान निकाल लिया, जबकि A का मान हमें दिया हुआ था, D हमें निकालना था। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनमें ये 5 मान दे रखे होंगे, 4 मान दे रखे होंगे और 5वां मान हमें निकालना होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और अधिकतम पूछ सकता है तो संकुलन क्षमता पूछ सकता है, और संकुलन क्षमता में हम A और R का संबंध निकाल के समझाएंगे तो हमें अधिक से अधिक नंबर मिलने की संभावना रहेगी। तो इसी तरीके से हमें ये लगभग चैप्टर हमारा समाप्ति की ओर है, जिसमें से हमें केवल क्रिस्टलों के कुछ चुंबकीय गुण हैं। चुंबकीय गुणों को मैं आपको बता देता हूँ कि वो केवल कुछ इसके जो दोष होते हैं, दोष हैं और चुंबकीय गुण हैं, जिन्हें हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ और प्रतिदिन अपने नोट करते रहें, जो भी समस्याएं उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर कमेंट्स करके हमें बताते रहें, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। धन्यवाद।